गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट सर। तो सर नवंबर का करंट अफेयर्स चल रहा था, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। आई थिंक क्वेश्चन 65 तक डिस्कस हो गए थे। 65 तक डिस्कस हो गए थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पिछले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। शुभ संध्या जी, उपांग जी, नमस्ते ताशी जी। ये क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? 2022, 2023, 2024, 2025? करेक्ट आंसर है सर 2022। ठीक है, आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर कौन इसी साल हुआ है एक्चुअली। और ये वैसे थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो ऑब्वियसली बात है, 10 साल बाद की प्रिडिक्ट तो नहीं करेंगे ना किस दिन फ्रेंडशिप ईयर होगा। जो करंट में रहा होगा उसी को डिक्लेयर किया होगा, तो दैट इज 2022। ये करंट में था। इसका बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन which is fully designed and manufactured in India? Vayukul, Indrakool, Agnilet, Vasukilet. What is the name of the world's first single-piece 3D printed rocket engine which is fully designed and manufactured in India? Vayukul, Indrakool, Agnilet या Vasukilet? क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी सर, ये पुराने क्वेश्चंस हैं। करेक्ट आंसर था सर अग्निलेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था अग्निलेट। क्वेश्चन नंबर 65 भी हो गया था। हाँ आई थिंक 75 तक, हाँ 75 तक हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड दैट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स वुड बी डील्ड विद बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? तो इसका आंसर क्या था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 75। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने देखा था कि सरकार क्या करती, कई चीजों पे मान लो जीएसटी घटा देती है, या जीएसटी से कई बार फायदा होने लगता है। मान लो किसी प्रोडक्ट पे पहले 100 रुपी तो प्राइस था, अब 10 रुपी टैक्स देते थे, तो 110 का प्राइस पड़ता था। लेकिन सरकार ने मान लो टैक्स घटा के 5 रुपी कर दिया, तो आपको ये चीज कितने में मिलनी चाहिए थी? 105 रुपी में। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये प्राइस मेंटेन करेंगी, आपको 110 में देंगी। अगर सरकार ने टैक्स 5 रुपी कर दिया तो ये क्या करेंगे, अपना प्राइस बढ़ा के 105 कर देंगे। यानी सरकार के जो टैक्स का फायदा है, सरकार जो टैक्स का फायदा आपको देना चाहती है, कंज्यूमर को देना चाहती है, कई बार कंपनीज ऐसा होने से रोकती है। इसको कहते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग। इसी एंटी प्रॉफिटियरिंग को चेक करने का काम किसका है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। एक तो एंटी प्रॉफिटियरिंग चेक करते हैं, दूसरी चीज क्या देखते हैं? दूसरी चीज इनका काम यह है कि जितने भी बिजनेस हैं, मान लो कोई टेलीकॉम सेक्टर है, तो टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही हैं, तो कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो अपनी पॉलिसीज का मिस यूज कर रही है या किसी तरह से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट में प्रॉपर कंपटीशन मेंटेन रहे,
सब कंपनीज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें और एंटी प्रॉफिटियरिंग जैसी चीजें ना हो, उसको कौन हैंडल करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में मैंने ये आपको बताया था, तो ये आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन बी कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, ऑप्शन सी हमको कुछ नहीं पता। करेक्ट आंसर बताइए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है सर? स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर हमको कुछ नहीं पता? हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, ये पिछली क्लास में हमने देखा था। ए, पक्का? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज ए, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके लिए एक लॉ भी बना है, उस लॉ का नाम क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2022, ठीक है, कानून का नाम क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2022। चलो आ जाते हैं आज के सवालों पर। आज का सर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ये रहा आपके सामने। रिसेंटली आर्टेमिस 1 was successfully launched by which of the following space agencies? आर्टेमिस 1 को भी लॉन्च किया गया था, तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने, जाक्सा ने, रॉसकोमोस ने, या इटालियन स्पेस एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 69, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताइए सर। तो हमको कुछ नहीं पता वाले भी लोग हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए। नहीं देखे थे आप? चलो अब तो देख लिया ना। करेक्ट आंसर बताइए सर। ओके, तो नासा की तरफ सर आंसर जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो हाँ, नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस 1 मिशन। तो ये आर्टेमिस 1 मिशन है क्या? देखो, आर्टेमिस 1 मिशन है, इट इज एन अनक्रूड मिशन ऑफ नासा। देखो, जैसे आपको याद होगा, अपोलो मिशन था। अपोलो मिशन में क्या था? नासा ने एस्ट्रोनॉट भेजे थे मून पर, ठीक है, नासा ने एस्ट्रोनॉट भेजे थे मून पर। अब लेकिन ये जो मिशन है मून पे जाएगा बिना किसी एस्ट्रोनॉट के, ठीक है, और एक्चुअल में इसका मेन पर्पज है टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून फॉर डिकेड्स टू कम, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस को और बढ़ाना, यानी नासा ने जो जाके पहले मून पे, नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे सबसे पहला कदम रखा था, तो उसी मून पे और ज्यादा ह्यूमन प्रेजेंस को अब बढ़ाना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, मैं गलत बोल गया था, ऐसा नहीं कि अब सिर्फ एस्ट्रोनॉट जाएंगे, अब जो है आपका एक आम आदमी को भेजने की तैयारी, कि नॉर्मल पर्सन भी प्रॉपरली मून पे पहुंच सके, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन ध्यान रखना किसका है? नासा का। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, सिंपल अगर सवाल आएगा तो यही आएगा कि आर्टेमिस 1 मिशन है किसका? नासा का है, इसरो का है, किसका है? तो आपको पता होना चाहिए सर आर्टेमिस किसका मिशन है? नासा का। इसी बात पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू एंड इट्स डिकेड लॉन्ग ऑपरेशन बरखने इन अफ्रीका? ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने शुरू से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को परेशान किया है, मतलब फ्रॉम द 17th सेंचुरी, जब से ये पावर में आए हैं। तो एक और ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन बरखने इन अफ्रीका। तो वो कौन सी कंट्री चला रही थी जिसको अब वो एंड कर रही है? तो जब सब कुछ एक्सप्लॉइट कर देता है फिर ये वॉर को एंड करते हैं। द सेम वाज इन तालिबान, द सेम वाज इन इराक, एंड नाउ द सेम इज इन अफ्रीका। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या है?
करेक्ट आंसर क्या है सर? डी तुक्का। चलो तुक्का सही बैठ गया। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ठीक है, तो ऑपरेशन बरखने आपका चला रहा था फ्रांस। ये आप देख सकते हो, ये सहारा डेजर्ट आप जानते हो अफ्रीका में, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका पूरा डेजर्ट है। इसमें ये जो ओवरऑल ये पूरा रीजन है ना, इसको हम कहते हैं साहिल। ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं? साहिल। तो इस साहिल रीजन में ये ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन बरखने। तो कहने के लिए ये क्या कर रहे थे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ये इनका पर्पस था। रीजन क्या दिया इन्होंने? रीजन ये दिया कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को हमें रोकना था जो अल कायदा से रिलेटेड था। तो माली में, ये नदन माली में इन्होंने सोचा कि हम इस ऑपरेशन से इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद वापस से इन्हीं पे कई सारे एक्यूजिशंस लगने लगे, वहां पे लोकल कंट्रीज लगाने लगी, और ग्लोबल लेवल पे भी इन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था, तो अब ये वहां से वापस निकल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। रिसेंटली द फर्स्ट एवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट was related at the 19th conference of parties to CITES 2022। साइट्स भी हमने देखा था, जैसे IUCN है, इसी तरह से एक संस्था है साइट्स। ठीक है, तो इसमें भी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती रहती हैं। तो जो 19th इसकी मीटिंग थी, 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो उसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। ठीक है, तो सवाल सिंपल सा इतना है कि जो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है साइट्स की, वो किस कंट्री में हुई है? ग्वाटामेला, एल सल्वाडोर, पनामा या मैक्सिको? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी सर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? करेक्ट आंसर बताइए। अरे भैया, जो भी लग रहा हो वो बता दो। करेक्ट आंसर क्या लगता है आप लोगों को? ए सी। ए सी। तो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपकी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी पनामा में। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके बीच में कंट्री है पनामा, वहां पर ये मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पर सर साइट्स की बात कर लेते हैं। साइट्स है क्या? देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज को कैटेगराइज करने का काम कौन कर देता है? वैसे तो IUCN कर देता है। ठीक है, लेकिन IUCN बस कैटेगराइज कर देता है कि ये एक्सटिंक्ट है, ये इंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये नियर थ्रेटन्ड है, बस वो कैटेगरी बना के छोड़ देता है। लेकिन जो ट्रेड होता है, जिसकी वजह से ये उनकी जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशी की, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसी इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशन बनाए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कैटेगरी की हैं, जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, तो उनके इंटरनेशनल ट्रेड को भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट करना पड़ेगा। तो उसी इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए हमने एक बॉडी बनाई है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। IUCN में जब मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, तब जाके साइट्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव है फ्रॉम जुलाई 1975। 184 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे पॉपुलेशन पे असर ना पड़े, इट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इसका सेक्रेटेरिएट आपका UNEP के साथ है। इसके सेक्रेटेरिएट को कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन
एनवायरमेंट प्रोग्राम देखता है, ठीक है। और वो कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है सर जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूएनईपी कब बना था, जब यूएनईपी भी देखो जब 1975 का टाइम है, तो 1975 में स्टॉकहोम सॉरी 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। उस 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है, और साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है वो उसको एडमिनिस्टर यूएनईपी करता है, लेकिन कहाँ पर लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। साइट्स का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है साइट्स की, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सारे फैसले कौन करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ही सारे फैसले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एग्रीमेंट जो भी इंटरनेशनल होते हैं ना, उसमें एक सवाल ये होता है, क्या ये बाइंडिंग है या नहीं है, मतलब इनको मानना जरूरी है या नहीं है। तो भैया जो साइड्स का एग्रीमेंट है ये लीगली बाइंडिंग है, जो भी इसके मेंबर्स हैं वो ये उनको ये लॉ फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 2013 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट साइट्स, ठीक है। तो आपने कई बार ये साइट्स वर्ड सुना होगा। तो इन्होंने कैटेगरीज बना रखी हैं, अपेंडिक्सेस बना रखी हैं, एक है अपेंडिक्स 1, एक है अपेंडिक्स 2। तो ऐसे स्पीशीज जो बहुत इंडेंजर्ड हैं, जिनका ट्रेड बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, वो हमने डाल दिया अपेंडिक्स 1 में। और कुछ ऐसे हैं जिनका ट्रेड हम थोड़ा बहुत अलाउ कर सकते हैं, वो हो गए अपेंडिक्स 2 में। इस तरह से और बेस्ड ऑन देयर डेंजर कैटेगराइज कराए साइट्स ने कि कौन से स्पीशीज अपेंडिक्स 1 में जाएंगे और कौन से स्पीशीज अपेंडिक्स 2 में जाएंगे। जैसे आईयूसीएन ने बना रखा है नियर थ्रेटन, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और आपका एक्सटिंक्ट, ये कैटेगरीज बना रखी हैं। इसी तरह से स्पीशीज को कैटेगराइज कराए साइट्स ने एज अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड फर्दर, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द साइट्स। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, किसी को कोई डाउट है, ये क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, अगर यहाँ तक सब चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, प्लीज डू लेट मी नो। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है, द एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स किसने रिलीज किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनईपी, फाओ या यूनेस्को, बताइए। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, बताइए सर। कुछ भी आंसर दो भैया, आंसर जरूर दो।
क्या लगता है क्या होना चाहिए? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्री फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्पस क्या है? ये देखो पहली ऐसी इंटरनेशनली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब पहली चीज तो ये बाइंडिंग है, मतलब ये माननी पड़ेगी। पर्पस क्या है? आ, देखो कई सारे ऐसे वेसल्स होते हैं या फिर मान लो कोई पोर्ट है, ठीक है। कोई पोर्ट है जहां पर कुछ ऐसे शिप्स आते हैं जो कुछ इलीगल या ऐसा सामान लेके आते हैं जो अनरिपोर्टेड है, ठीक है। तो उसको पोर्ट पे ना ला पाए, ठीक है। द इट स्पेसिफिकली एम्स टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग by denying port access to foreign vessels that are engaged in or supporting such practices। ऐसे शिप्स जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम पोर्ट का एक्सेस ही नहीं देंगे, ठीक है। तो पोर्ट का एक्सेस ही नहीं देंगे, इसको हमने कहा एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स, ठीक है। तो ये किसने रिलीज किया है? इट हैज बीन रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है सर? फिशिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो फिशिंग एक तरीके से इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर की ही कैटेगरी में आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि है तो सर ये भी एक फूड ही, ठीक है। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। रिसेंटली यंग प्रोफेशनल्स स्कीम was announced between India and which of the following countries at the G20 summit in Bali, Indonesia। अभी आपको पता है G20 समिट हुआ था बाली में, तो वहां पर एक स्कीम ऑर्गेनाइज की गई थी, यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो ये दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एक तो इंडिया है, दूसरी कौन सी है? थोड़ी भी अगर आपने उस टाइम की न्यूज देखी होगी बता दोगे। हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? करेक्ट आंसर इज यूके। याद करो अभी ऋषि सुनक जी मोदी जी से मिले तो मोदी जी ने कहा भैया ऋषि जी अब तो आप अपने आदमी हो, कुछ करो, देखा वाली हमारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। तो ऋषि जी कहते हैं मोदी जी ऐसी बात, अभी रुको मैं सही करता हूँ। तुरंत ही के तुरंत उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। तो इसमें इट अलाउज फॉर एक्सचेंज वीजाज फॉर अप टू 3000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। मतलब 3000 इंडिविजुअल्स को वीजा मिलेगा काम करने के लिए ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये मोदी जी ने एक चीज बढ़वा दी ताकि इंडियंस आसानी से ब्रिटेन में काम कर सके, ठीक है। They would be able to either work, study, or visit for 2 years. It will permit degree holding citizens aged between 1830 to live and work in each other's countries for a period of 2 years, ठीक है। तो दोनों साइड के लिए, इंडिया के लिए भी और यूके के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 81। Recently, world's first vaccine delivery for animal husbandry through the use of drones was conducted in which of the following Indian states? सिंपल सा सवाल है, ये तो एक्सपेक्टेड है सर, ये नहीं बताओगे तो क्या ही बताओगे, ठीक है। ये खाता खोलने टाइप वाला सवाल है, जो मतलब जो जिसको कुछ नहीं आता कम से कम ये तो सुना ही होगा, अपने स्टेट में तो कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा सर।
हाँ जी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री थ्रू द यूज ऑफ ड्रोन्स वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? सिक्किम, अरुणाचल, अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये वाला आंसर बताइए। ये भैया खाता खोलने वाले सवाल है। ये खाता खोलने वाले सवाल है। ये भी करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। कामिंग से ही पहचान गए होगे आप, कामिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक्चुअल में अभी मोदी जी ने दोनों चीजों का उद्घाटन किया था ना, एक तो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, दूसरा क्या था अपना डोनी पोलो एयरपोर्ट था। ठीक है, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, साथ ही साथ जो 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका भी उद्घाटन किया था, दोनों ही चीजें हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। Question number 83. Recently, INS Trikant participated in the Combined Maritime Forces led focus operation Sea Sword 2. It was hosted by which of the following countries? Sea Sword 2 किसने होस्ट किया था? यूएसए, साउथ कोरिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए सर, इसको किसने होस्ट किया था? आईएनएस श्रीकंठ पार्टिसिपेटेड in the combined maritime forces led focus operation sea sword 2. It was hosted by which of the following organized countries? USA, साउथ कोरिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? जैप। ओ माय गॉड, करेक्ट आंसर इज जापान। ठीक है, तो सी सोर टू हम किसके साथ ये एक्सरसाइज करते हैं सर? जापान के साथ करते हैं। ठीक है, अभी एक ऐप है यूटीएस on mobile app recently seen in news in it is an initiative by which of the following ministries? आसान सवाल है, इसको मेरे ख्याल से कई लोगों ने यूज भी किया होगा, जो रेलवेज वगैरह से ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने आई थिंक इसको यूज किया ही होगा। ओ माय गॉड, ये क्या करा मैंने। चलो अब बता दिए तो बता ही देता हूँ। यूटीएस एक अनरिजर्व्ड टिकट सर्विस नाम से एक ऐप है जो इंडियन रेलवे चलाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ये ऐप है। करेक्ट आंसर इज डी। इसमें होता क्या, जैसे आप मान लो स्टेशन के पास हो, ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप रेलवे स्टेशन के एक 1-2 किलोमीटर के जोन में हो। तो वहां पर पहुंचने के बाद जैसे आप पहले क्या करते थे, जो होती थी ना पैसेंजर वाली टिकट, है ना, अनरिजर्व टिकट, तो पहले आपको काउंटर से लेनी पड़ती थी। अब आपको काउंटर से लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस मोबाइल ऐप से ले सकते हो। प्लस प्लेटफॉर्म टिकट भी आप इस ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले आपको काउंटर जाना पड़ता था, अब काउंटर की जरूरत नहीं है, आप यहीं से क्या कहते हैं इस ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज योर यूटीएस ऐप। तो इसको कौन चला रहा है? अपना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चला रहा है। ठीक है, तो आज सर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 84 तक ही करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन मुझे आपके प्रिपेयर करने हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीख के जा रहे हो तो प्लीज डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर विद योर कलीग्स। ठीक है, इसके आगे की कहानी फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।